अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, पिछले 2 दिन से आप टीवी चैनल्स पर इस सीसीटीवी वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे और मीडिया आपको ये बता रहा होगा कि कैसे दिन दहाड़े जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेदी की हत्या कर दी गई। कुछ लोग उन्हें शादी का कार्ड देने के बहाने अंदर आते हैं और सुखदेव नाम के इस लीडर को गोलियों से भून देते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हालांकि मैं इसके बारे में आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये मर्डर क्यों किया गया है या फिर इस हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल हैं। ये तो आपने टीवी पर अब तक बहुत देख लिया होगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो थोड़ा अलग है और वो ये दिखाता है कि अब इस तरह का मर्डर दुश्मनी में नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल के तौर पर किए जाते हैं। वरना सोचिए, एक वक्त था जब कातिल मर्डर करने के बाद छुपता फिरता था, लेकिन आज कातिल छुप नहीं रहा बल्कि एलानिया तौर पर हमले की जिम्मेदारी लेता है और फेसबुक पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट करता है। करनी सेना के इस नेता की हत्या के बाद भी ऐसा ही किया गया। रोहित गोद्रा नाम के एक शख्स ने फेसबुक पर यह लिखा कि सुखदेव नाम का ये नेता उसके दुश्मनों को मजबूत कर रहा था, इसलिए इसको मारना पड़ा। आगे वो ये भी लिखता है कि जिन लोगों ने इसे यानी सुखदेव ने मजबूत किया वो भी अपने घर की चौखट पर अर्थी तैयार रखें। सोचिए, नए भारत का नया क्राइम मॉड्यूल है जहां हत्या करने के बाद क्रिमिनल छुपता नहीं बल्कि सामने आकर खुद हत्या की जिम्मेदारी लेता है। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्रिमिनल्स क्राइम की दुनिया में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं ताकि इन्हें हत्या का काम ज्यादा से ज्यादा मिल सके। आसान शब्दों में आप ये समझिए कि अब इस तरह की हत्याएं करना एक प्रोफेशनलिज्म बन गया है। खैर, इस हत्या के बाद हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस बीच बेचारा मुसलमान ये कह रहा है कि देखिए, अब विरोध प्रदर्शन के नाम पर उत्पात मचाने वाले इन लोगों से कोई कुछ नहीं कह रहा। ये सरकारी संपत्तियों को नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अगर इनकी जगह मुसलमान होते तो उन पर अब तक यूएपीए जैसा काला कानून लग चुका होता और उनकी पहचान उनके घरों पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए बुलडोजर चल चुका होता। चूंकि करनी सेना का ताल्लुक उर्दू नाम से नहीं है, लिहाजा इन लोगों के विरोध प्रदर्शन में किसी को कोई खामी नजर नहीं आ रही। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसकी चर्चा खूब हो रही है और जिस खबर से देश के लोगों को ये लग रहा है कि साउथ इंडिया के लोग जानबूझकर सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। दरअसल साउथ इंडिया की एक पार्टी है डीएमके। इसी पार्टी की चेन्नई में सरकार भी है। 2 दिन पहले इस पार्टी का एक सांसद ये कहता है कि मोदी सिर्फ उन्हीं राज्यों में जीतते हैं जहां गाय की पूजा होती है और गौमूत्र को पवित्र माना जाता है। इसके बाद बवाल होता है और इस सेंथिल नाम के सांसद को संसद में खड़े होकर माफी मांगनी पड़ती है और ये कहना पड़ता है कि जो कुछ उसने गाय और गोमूत्र के बारे में कहा वो सही नहीं था और वो अपने शब्द वापस लेता है। लेकिन अब इस मामले में बीजेपी के नेता और नोएडा की गोदी मीडिया ये बताने और समझाने की कोशिश कर रही है। दरअसल इंडिया गौ माता का देश है। यहाँ गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। गाय का ताल्लुक जानवर से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा है। हालांकि मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन हाँ, आज मैं आपको उस इंसान के विचार गाय और गोमूत्र के बारे में ज़रूर बताना चाहती हूँ जिसे खुद आज के बीजेपी के तमाम नेता और नोएडा का गोदी मीडिया बहुत मानता है। और उस इंसान का नाम है सावरकर, जिसे आज बीजेपी के लोग वीर सावरकर कहते हैं और कांग्रेस के लोग इसे माफी वाला सावरकर कहते हैं। खैर, आज आप ये जानिए कि वीर सावरकर के गाय के बारे में विचार क्या थे। सावरकर कहते थे कि गाय के अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं होती जितनी बुद्धि एक निर्बुद्ध इंसान में होती है। ऐसे में गाय को देवता मानना मनुष्यता का अपमान है। आगे गाय के बारे में वो ये लिखते हैं कि मैं आपको पढ़कर नहीं बता सकती और मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद ही इसे पढ़ें।
लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि सावरकर को भी ये लगता था कि अगर गाय आपके लिए हानिकारक है। लेकिन आज आलम यह है कि जिस शख्स को बीजेपी वाले मानते हैं, उस शख्स की इन बातों पर वो उस बिल्ली की तरह आंख मूंद लेते हैं, जिसे ये लगता है कि उसे कोई देख ही नहीं रहा। बात मीडिया की चली है तो फिर आज आपको गोदी मीडिया की एंकर चित्रा त्रिपाठी के वायरल हो रहे इस वीडियो को भी देखना और सुनना चाहिए। इस वीडियो में फोक सिंगर नेहा सिंह राठौड़ ने चित्रा त्रिपाठी की ना सिर्फ बोलती बंद की, बल्कि उनके सवालों से बचकर चित्रा त्रिपाठी को शो छोड़कर भागना पड़ा। जरा आप भी सुनिए। जी, मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल पूछते हैं। गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि बात तो सही है। बारे में आप मैंने किसी एक का नाम भी नहीं लिया। चली ना, मैंने तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ, देखिए, सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं, आप लोगों के सवाल यही होते हैं, आम काट के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं? क्या कार्यक्रम? नहीं। तो सुना आपने, बस ऐसा ही है। जब इस गोदी मीडिया के सामने विपक्ष होता है तो ये उससे अपनी आंखें लाल पीली करके बात करता है, और जब इस मीडिया के सामने पक्ष होता है तो फिर ये उससे आम खाने जैसे मीठे सवाल करता है। जैसे आज की इस खबर पर कोई भी मीडिया केंद्र सरकार से सवाल नहीं कर सकता, और वो खबर ये है कि देश के बैंकों ने पिछले 5 साल में 10,60,000 करोड़ रुपए लोगों के राइट ऑफ यानी माफ़ किए हैं। शायद मैं और आप ये गिन ना पाएं कि 10,60,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, लेकिन पिछले 5 साल में लोगों को इतना कर्ज माफ़ किया गया है। और जानते हैं ये कर्ज किन लोगों का माफ़ किया गया? औद्योगिक घरानों का। सोचिए, इस देश में लोग कर्ज के बोझ में आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो पहले हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेते हैं और फिर खुद को दिवालिया घोषित करके इस कर्ज को सरकार से माफ़ भी करा लेते हैं। और बैंक ना तो उनके घर की कुर्की करती है और ना ही वो लोग सुसाइड करते हैं। खैर, आज आपको ये खबर भी देखनी चाहिए, क्योंकि इस खबर पर आपका नज़रिया सिर्फ ये हो सकता है कि अमेरिका की कोई एक कंपनी है जिसने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो रॉकेट की तरह काम करता है। एक ऐसा रॉकेट जिसमें पायलट की ज़रूरत नहीं होती और ये दुश्मनों पर ज़ोरदार हमले करता है। लेकिन आप इसका दूसरा पहलू नहीं देख पा रहे होंगे, और इसका दूसरा पहलू ये है कि जब भी अमेरिका कोई नया हथियार बनाता है तो फिर उसे बेचने के लिए वो नया ग्राहक भी ढूंढता है, और अमेरिका के वो ग्राहक वो देश होते हैं जहां जंग चल रही होती है। मिसाल के तौर पर आप इजराइल और गाजा की जंग को ले लीजिए। अमेरिका लगातार इजराइल को हथियार मुहैया करवा रहा है और ये कह रहा है कि उसे गाजा पर हमला करने का हक है। तो कल को जब अमेरिका का ये हथियार भी तैयार हो जाएगा तो फिर अमेरिका इस हथियार को बेचने से पहले 2 देशों के बीच जंग करवाएगा और फिर उन्हें ऐसे हथियार बेचेगा। खैर दोस्तों, बात जंग की चली है तो आपको गाजा का भी अपडेट दे देती हूँ। गाजा में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, यूँ समझ लीजिए कि वहाँ ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है। आज मैंने आपके लिए गाजा का एक ऐसा वीडियो निकाला है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि गाजा में हालात कैसे हैं। इस वीडियो में ये रोती बिलखती महिलाएं इजराइल से ये कह रही हैं कि इजराइल, तू बेशक हम पर कितना भी जुल्म कर ले और तू बेशक इस जंग को जीत जाए, लेकिन ये याद रखना, तुझ जैसे जालिम से बड़ा अल्लाह है। वो आज हमारा इम्तिहान ले रहा है, लेकिन कल वो तुझे भी बर्बाद करेगा। यकीनन गाजा के लोगों को आज सब्र की बहुत ज़रूरत है। गाजा के लोगों पर अल्लाह ने इजराइल नाम का वो जालिम मुसल्लत कर रखा है जो पिछले 70 साल पर उन पर हो रहे जुल्म कर रहा है, जिसने उनके घरों को बर्बाद कर दिया है, जिसने उनकी ज़मीनें छीन ली हैं, जिसने उनके घर के आंगन में लाशों के ढेर लगा दिए हैं, जिसने एक बाप को अपने बेटे के जनाजे पर रोने को मजबूर कर दिया है, जिसने छोटे छोटे बच्चों को अनाथ किया है। और इस वीडियो के आखिर में आपको ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जिसकी चर्चा बहुत हो रही है।
इस तस्वीर में जो शख्स सैफरन कलर के कपड़े पहनकर खड़ा है वो बीजेपी का एक विधायक है, जो कल तक तो मुसलमानों की दुकानों को बंद करवा रहा था और ये कह रहा था कि जो मुसलमान सड़क किनारे गोश्त बेचते हैं वो दरअसल हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन कल ये खुद एक मुस्लिम होटल में पहुंचता है और वहां इसने खाना खाया और फिर उसके मालिक के साथ फोटो भी खिंचवाई। अब लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि शायद इस विधायक को ऊपर से डांट पड़ी हो, इसलिए ये भाईचारा दिखाने के लिए इस मुस्लिम होटल में खाना खाना पड़ा और फिर एक मुस्लिम दाढ़ी वाले के साथ फोटो भी खिंचवानी पड़ी। और सबसे आखिर में उस प्रेम कहानी के बारे में बताती हूँ जो बहुत चर्चाओं में है, और वो कहानी है समीर खान और जावेरिया खानम की, जो पाकिस्तान से इंडिया शादी करने के लिए आई है। इनकी लव स्टोरी 5 साल पहले शुरू हुई थी, जिसके बाद इनके घर वालों ने शादी का फैसला किया। चूंकि पाकिस्तान के लोगों को भारत वीज़ा नहीं देता, लिहाजा शादी करने के लिए जावेरिया खानम को अकेले ही पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। बहुत खुशी हो रही है, मतलब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था और मैं खास तौर पे इंडियन गवर्नमेंट और मकबूल अहमद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनकी तरफ से बहुत मदद हुई है हमारी, तो आज हम यहाँ इंडिया में खड़े हैं। कितने साल ये हुआ है आपका मेल? हम लोग के रिश्ते को तो 5 साल हो गए, बात पक्की जैसे बड़ों में हो गई थी, बट कोशिशें कर रहे थे हम लोग सब के वीजा लग जाए, बट हो नहीं पा रहा था, बट हो गया। तो अब पहले कोई हुई कि फैमिली का वीजा? कितने दिन का वीजा मिला आपको? मुझे मिला है 45 डेज का। तो गवर्नमेंट को आपको परमानेंट यहाँ रहने की अनुमति दी जाएगी आपको? सॉरी, परमानेंट रहने के लिए आपको यहाँ पे परमिशन दी जाए, 45 दिन से ज्यादा किया जाए शादी के बाद आपको यहाँ? जी जी जी, हाँ, उसके लिए तो कोई प्रोसेस वगैरह पूरा होगा। जी, लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करना होगा। तो कैसा लग रहा है जी यहाँ आके? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं गेट से एंटर हुई हूँ और सबको मुबारक हो, मुबारक हो। सब बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। इन्होंने ढोल ताशों का, गिद्दे का कैसा? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यकीन नहीं आ रहा। अभी